वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जल परिवहन, भारत में जल परिवहन। तो देखिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन सबसे कम है। दूसरा, इसमें केवल इनिशियल खर्च आता है, जैसे आपने पोर्ट बनाना है, जैसे आपने शिप बनाना है, बाकी का केवल आपको मेंटेन करना है उसको, और फ्यूल भी आपका कंजम्पशन कम रहेगा, तो इसलिए ये सबसे सस्ता है। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है पैसेंजर के लिए भी और कार्गो के लिए भी। चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है, वो बता दिया आपको कि सूटेबल है हैवी और बल्कि मटेरियल, खासकर एक देश से दूसरे देश को जो ट्रेड होता है उसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनेशनल ट्रेड में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक देश जिसकी कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ी है या बड़ी हो, उसमें ये सबसे अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे भारत की कोस्ट लाइन काफ़ी लंबी है, तो कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, फिर कोचीन, फिर मुंबई, कांडला, तो इन बहुत सारे स्टेट को कवर करता है। तो हैवी मटेरियल को लाने के लिए, कार्गोज को लाने के लिए शिप सबसे अच्छा रहता है। आगे कह रहा है कि ये दो टाइप्स का होता है। एक वो है जो इनलैंड वाटरवे है, यानी ज़मीन के अंदर, नदी में, कैनाल में, कोई लेक हो सकती है, तो ठीक है, ऐसे में शिप चलाना। अब वहाँ पर क्या होगा, बड़े शिप नहीं चलेंगे, वहाँ पर छोटे चलेंगे जिनको हम स्टीमर बोलते हैं। ठीक है, एक कुछ आजकल हमने ऐसे भी बना रखे हैं कि वो जो स्पीड बोट होती है उसके पीछे एक फ्लैट बॉटम वाला वो होता है सरफेस, उस पर माल रखते हैं और उसको खींच लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा होता है ओशनिक वाटरवेज। ओशनिक वाटरवे वे हैं जो एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं। ठीक है, ओशनिक। और ओशनिक में आप कोस्टल भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो यूज करेंगे भारत के संदर्भ में, तो वो ओशन के माध्यम से कोस्ट टू कोस्ट, यानी पोर्ट टू पोर्ट जो शिपिंग होती है वो। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का सीन है, जहाँ पर आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर काफ़ी वाइडली बहती है और उसमें खूब सारा पानी होता है, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से इसी का सब पार्ट है इनलैंड वाटरवे। तो इनलैंड वाटरवे है तो ये आप बता सकते हैं काफ़ी सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आप ये भी बताएंगे कि ये जो वाटरवेज रहा है भारत के अंदर, इनलैंड वाटरवे, इसका इम्पोर्टेंस रेलवे के डेवलपमेंट से पहले बहुत ज़्यादा रहा है। रेलवे चली थी 16 अप्रैल 1853 को, तो उससे पहले इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस था, क्योंकि रेलवे तो थी नहीं। लेकिन अब आपसे रिवर्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनलैंड वाटरवेज का जो इम्पोर्टेंस है वो रेलवे के आने के बाद कम क्यों हो गया। तो कम इसलिए हो गया क्योंकि रिवर एक तो स्ट्रेट नहीं होती है, वो काफ़ी लंबा रास्ता और घुमावदार रास्ता लेती है, उसमें पानी की मात्रा अनइवन रहती है, उसमें वेरिएशन आता रहता है। रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, समर सीजन में बहुत कम होता है। फिर ऊपर से जो मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट या डैम्स बनाए गए, कैनाल बनाए गई, इरिगेशन के लिए पानी उसमें भेज दिया जाता है, तो रिवर में पानी कम हो जाता है। और तीसरा क्या होता है कि रिवर जब आड़ा तिरछा रास्ता अपनाती, क्योंकि मैदान के अंदर रिवर कभी भी सीधी नहीं बह पाती, तो वो मीएंडर्स बनाती हुई बहती, विसर्प बनाती हुई बहती, तो उसमें क्या होता है कि नदी एक बार शहर के नज़दीक हो सकती है और फिर अचानक बहुत दूरी का रास्ता वो ले लेती है, जबकि रेलवे से सीधा स्ट्रेट रास्ता हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो रिवर होती है उसमें सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से ऊपर से पानी की कम हो जाए और नीचे रिवर की तलहटी में सिल्ट जमा हो जाए, तो जो जैसे ही उसमें आप बोट में ज़्यादा पैसेंजर या माल लोड करेंगे तो वो नीचे से सरफेस कम होने के कारण धंस जाएगी। इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी रिवर जो वो घूम फिर के फॉरेस्ट में चली जाती है, तो वहाँ पर चोरी, लूटमारी, इस प्रकार की घटनाओं का डर रहता है। तो इस कारण से यहाँ पर इसका थोड़ा सा कम भी हो गया ये इम्पोर्टेंस। लेकिन फिर भी आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में वाटरवेज इनलैंड वाटरवेज के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि इसको काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है रोड का और रेलवेज का। ठीक है,
ये आपको मैंने सारी बात बता दी है कि इरिगेशन के लिए पानी उसमें चला जाता है तो कम हो गया। इतना होने के बावजूद भी भारत में 14,500 किलोमीटर लंबे इनलैंड वाटरवेज हैं। ये संख्या आप याद रखेंगे, 14,500 किलोमीटर लंबे इनलैंड वाटरवेज हैं जो भारत के टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें रोड, रेलवेज, एवरीथिंग वो शामिल करें तो वो केवल 1% बनता है। ठीक है, और इसमें कहाँ कहाँ पर हम वाटरवेज यूज करते हैं, जैसे रिवर हो गया, कैनाल, बैक वाटर या क्रिक्स। बैक वाटर यानी कयाल्स, लेक्स, जो कोस्टल एरिया जैसे चिल्का लेक, जैसे वैबनाद कयाल केरला में। क्रिक्स होती है जैसे सर क्रीक आपने सुना होगा, गुजरात के अंदर है। क्रिक्स संकरी ऐसा भाग होता है जिसमें बहुत संकरा ज़मीन होती है, जो ज़मीन के बीच में समुंदर काफ़ी अंदर तक आ जाता है, तो उसको क्रिक्स बोला जाता है। तो उस एरिया में तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर ऐसा ये रहता है। आप कह भी सकते हैं कि लगभग 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स नेविगेबल हैं, जिसमें मशीन्स वाली फ्लैट बोट वाले वेसल चलाए जा सकते हैं। फ्लैट बॉटम, जिसका नीचे सरफेस फ्लैट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि भारत के अंदर जो वाटरवेज है ना, उनको मेंटेन करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की है, वो हुई थी 1986 में। जैसे आपको याद होगा, नेशनल हाईवेज को ऑपरेट करने के लिए NHAI की स्थापना की गई थी 1995 में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1986 में ही इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और इसके द्वारा जो भारत में नेशनल वाटरवेज हैं वो आपके सामने ये हैं टेबल पर। तो कुल मिलाकर लगभग आपके ये बॉक्स में दिए गए हैं, इनको आप स्टडी कर लेंगे। नेशनल वाटरवे 1, इनको शॉर्टली NW बोला जाता है। NW, N मीन्स नेशनल यानी राष्ट्रीय, W मीन्स वाटरवेज, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। इसमें आप क्या बताएंगे, नंबर 1 उसका नंबर लिखिए, नंबर 2 बताइए वो किस रिवर में है, नंबर 3 बताइए कि वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, और एक्सेट्रा कोई इम्पोर्टेंस आपको याद हो तो वो बताइए। जैसे देखिए, ये वाला नेशनल वाटरवे जो है ये गंगा नदी में है, गंगा रिवर में है ये नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इलाहाबाद जो यहाँ लिखा है, यहाँ पर नाम लिखिए प्रयागराज टू हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज से लेकर जहाँ संगम है ना, गंगा यमुना का संगम, वहाँ से लेकर और हल्दिया तक वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 1620 किलोमीटर लंबी ये स्ट्रेच है। इसके साथ साथ बाकी का आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर इसके आगे सब पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, सब पार्ट में है। जैसे आप यहाँ से शुरू करेंगे, इलाहाबाद से पटना के बीच में 600 किलोमीटर है, पटना से फरक्का के बीच में 460 किलोमीटर है, फरक्का से लेके हल्दिया के बीच में 560 किलोमीटर, यानी 600, 460, 560। तो ये ज़्यादा डीपली आप जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप पढ़िए, चाहो तो आप इसको स्टडी कर भी सकते हैं। NW2 नेशनल वाटरवे 2, ये है भाई ब्रह्मपुत्रा रिवर में, स्टेट है आसाम। देखो, जो NW1 था ना, उसमें कम से कम 3 स्टेट थे, यूपी, बिहार और बंगाल। उसमें आप स्टेट बता सकते हैं NW1 में। NW2 जो है ये आसाम में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और सदिया से धुबरी के बीच में 891 किलोमीटर 891 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच है, जहाँ पर नौकाएं चलाई जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है NW3, ये है केरला में। ठीक है, ये केरला में है। यहाँ पर कोटापुरम कोलम नहर है, उसके बीच में लगभग 205 किलोमीटर दूरी तक नौकाएं चलाई जा सकती। ठीक है, और वो इसमें कुछ नहरें हैं, जैसे एक चंपाकारा नहर है जो 14 किलोमीटर लंबी है, एक उद्योग मंडलम कैनाल है जो 23 किलोमीटर लंबी है। तो ये सब मिलकर इसमें वाटरवेज की सुविधा देती हैं। ये जो चंपाकारा नहर है और ये उद्योग मंडलम कैनाल है, इन दोनों का भी आप ज़रूर नाम ध्यान रखेंगे।
क्योंकि ये कई बार आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और वैसे भी MCQ में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ NW4 ये गोदावरी और कृष्णा रिवर से रिलेटेड है, वहाँ पर है। इसके अलावा NW5 ये ब्रह्मानी रिवर, मेताई रिवर, उनके डेल्टा, महानदी डेल्टा वहाँ पर आसपास में। तो आप एक काम करेंगे, कम से कम टॉप थ्री NW1, NW2 और NW3 इनको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, हालांकि भारत में जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने लगभग 10 नेशनल वाटरवेज उनको सर्च किया है और उनको आइडेंटिफाई किया है। ये आपके यहाँ पर दे रखा है एक बैक वाटर यानी कयाल। बैक वाटर होती है ऐसे, जैसे हमारा हाथ नहीं होता ऐसे अगर घुमा दे तो इसमें ये जो आकृति बनी है ऐसी आकृति को बोलते हैं बैक वाटर लेक। ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर ही देख लीजिए, यहाँ पर ये है बैक वाटर लेक, ये वैवनाद कयाल है, केरला में है। ठीक है, देखो यहाँ पर कोलम से लेकर और ये रहा यहाँ पर कोटापुरम, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये लगभग 205 किलोमीटर लंबा रूट है ये NW3 के नाम से। और इसी के बीच में यहाँ पर ये चंपा उद्योग मंडलम कैनाल और यहाँ पर ये चंपाकारा कैनाल बनाई गई। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर लेक्स हैं समुद्र के किनारे पर, बैक वाटर्स हैं, कयाल्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे, उनको कैनाल्स के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया और अब आसानी से उसमें 205 किलोमीटर दूरी तक शिपिंग हो जाती। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें ये एक्चुअली में एक दौड़ है जो नेशनल लेवल का गेम होता है। ये आप देख रहे हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसको वल्ला मकाली बोलते हैं। ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये एक्चुअली में ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये एक लंबी बोट होती है और इस पर ये जितने भी आपको व्यक्ति बैठे दिखाई देते हैं एक्चुअली में ये सारे खिलाड़ी हैं, एक टीम के खिलाड़ी, यानी एक बोट पर एक पूरी टीम बैठी है और इनके बीच में वाटर रेस होगी। इन्होंने इनके हाथ में वो है चप्पू, यानी पानी से उसको वो करना, अपनी नौका को तेज भगाना है और जो सबसे पहले दूसरे छोर पर पहुंचेगा जितनी किलोमीटर की होगी तो वो जीत जाएगा। तो ये नेशनल लेवल का गेम होता है, इसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बोला जाता है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर नेशनल लेवल का वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पर होते हैं, तो बैक वाटर लेक केरला, जिसका नाम है वैवनाद कयाल, वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आता है ओशनिक रूट्स। ओशनिक रूट, अब देखिए भारत की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबी है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक हमारी कोस्ट लाइन पुराने आंकड़ों के अनुसार 6100 किलोमीटर लंबी है। 6100 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर लंबी है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के चारों ओर। तो कुल मिलाकर 7516.6 यानी राउंड फिगर में आप 7517 किलोमीटर बता सकते हैं। अब ये भी बढ़ गई है, कोस्ट लाइन तो उतनी ही है, 11,000 लगभग 81 किलोमीटर के आसपास अब ये हो गई है, क्योंकि सरकार ने जो मेजरमेंट तरीका है उसका स्केल बदल दिया है। तो ये आगे आने वाले समय में आपकी बुक्स में अपडेट हो जाएगा। तो अभी आप यही रखिए, इसके अनुसार बताइए, इस लंबी कोस्ट लाइन पर भारत में लगभग 12 इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं। जो ये भारत की लंबी कोस्ट लाइन है, भारत की लंबी कोस्ट लाइन के ऊपर लगभग, ठीक है, तो यहाँ पर 12 पोर्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर एक है कांडला पोर्ट, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर मारमा गांव है, इसके अलावा यहाँ बेंगलुरु है, यहाँ पर कोचीन है, कोचीन, इसके अलावा यहाँ पर टूटीकोरिन है, यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ विशाखापट्टनम है, यहाँ पाराद्वीप है, यहाँ हल्दिया है और थोड़ा नदी के अंदर जाकर हुगली नदी के माध्यम से वहाँ पर कोलकाता है। तो कुल मिलाकर 12 मुख्य पोर्ट हैं। आज की डेट में आप 13 भी कह सकते हैं। अभी एक यहाँ पर क्विंग झिम नाम से एक नया पोर्ट हमने बनाया है, जो भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, जिसका इनॉग्रेशन अभी हुआ है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर लगभग 13 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं भारत में, और यहाँ पर 185, आप इसको अबाउट 200 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लगभग लिखिए,
इंग्लिश में लिखो तो अबाउट लिखिए कि लगभग भारत में 200 माइनर पोर्ट हैं, ये इससे थोड़े से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो ये इसका डिटेल भी आएगी आपकी अगले चैप्टर में, स्पेशल टॉपिक आएगा पोर्ट्स पे, तो हम डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किस चीज़ में, भारत की इकोनॉमी में। कैसे? क्योंकि भारत का ज़्यादातर ट्रेड 95% हमारा जो ट्रेड होता है ना, 95% हमारा जो विदेशों को ट्रेड होता है वो वॉल्यूम के आधार पर, यदि आपने वॉल्यूम का मतलब है यदि आपने 100 किलोग्राम माल भेजा तो आप 95 किलोग्राम माल कहाँ से भेज रहे हैं, पोर्ट से भेज रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब है कि टोटल मात्रा, तो वो सब पोर्ट्स के माध्यम से हो रहा है। अब आगे कहता है कि यदि वैल्यू की बात करें, जितनी कीमत का आपने माल भेजा, मान लो आपने 100 रुपये का माल भेजा तो उस 100 में से 70 रुपये का माल आप पोर्ट से भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े भी आप याद रखेंगे, कभी कभी आपसे ये आंकड़े भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। 95% ऑफ द वॉल्यूम एंड 70% ऑफ वैल्यू पोर्ट के द्वारा जाता है। और यदि इसमें एयर भी जोड़ देंगे, एयर ट्रांसपोर्टेशन, तो भारत का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार एयरपोर्ट और पोर्ट, इन दो के द्वारा ही होता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन।